अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। मेरा नाम है सुंदर सिकराम। आज के इस शो में हम एक बहुत ही अहम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, जो ना सिर्फ सिंध की आवाम की सेहत और बल्कि आला मयार के खाने को यकीनी बनाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सिंध फूड अथॉरिटी की, जिसका मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि जो चीज़ें हम खा पी रहे हैं वो महफूज हों और सेहत बख्श हों। इसी सिलसिले में आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है सिंध फूड अथॉरिटी के ऑपरेशन विंग से दानिश अरशद को। अस्सलाम वालेकुम दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस शो में हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं चाहूँगी कि आप ऑडियंस को अपना तारुफ करवा दें और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में भी बताएं कि वो क्या काम करती है और उसमें आपका क्या रोल है। बहुत शुक्रिया आपका इस इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपने यहाँ पे इनवाइट किया। बेसिकली मेरा नाम सैयद दानिश है और मैं सिंध फूड अथॉरिटी में एज अभी इस वक्त जो है इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हूँ। जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है उसमें जो टीम्स काम कर रही हैं उसको मैं हेड कर रहा हूँ। सिंध फूड अथॉरिटी का जो बेसिक मकसद है वो फ्रॉम फार्म टू फोर्क है। जो हार्वेस्टिंग जिस तरह होती है या मीट जहाँ पे स्लॉटर हो जाता है तो वो वहाँ से प्रोसेस से लेके एंड प्रोसेस जब तक आपकी प्लेट तक नहीं आता वो सारा शुरू से लेके स्टार्ट प्रोसेस तक हम देखते हैं। अच्छा। तो इसमें सारे एस्पेक्ट्स हैं, हम उसको देखते हैं कि वो सेफ़ है, हाइजीनिक है और हेल्दी फूड होना चाहिए। तो उस तरह से हम उसको ज़ाविये को सारी चीज़ें हम देखते हैं। इसके अलावा हमारी जो टीम्स हैं वो जब हम भी कहीं भी हम काम करते हैं तो हम 3 चीज़ों पे बड़ा फोकस करते हैं कि जो है ना, एक ओवरऑल जो इन्वायरमेंटल हाइजीन है वो क्या होती है, पर्सनल हाइजीन जो है वो क्या होती है, इसके अलावा जो फूड जो प्रिपरेशन हो इसकी हो रही है उसकी हाइजीन क्या होती है। इन तीनों ज़ावियों से हम चीज़ों को देखते हैं कि जो वो आया जो फूड तैयार हो रहा है तो वो आला मेयार का है नहीं है। तो वो हमारी जो सिंध फूड अथॉरिटी के एसओपीज़ हैं उसके मुताबिक फिर हम उसको चेक करते हैं। ठीक है, बेहतरीन। आपने ज़िक्र किया कि आप खाने को स्पेशली 3 जी, ज़ावियों से देख रहे होते जी, हैं, जिसमें सेफ्टी, हाइजीन और हेल्थ की आपने बात जी। की। ये थोड़ा-सा समझाएँ कि खाना सेफ्टी और हेल्दी और हाइजीनिक की अलग-अलग अगर इसकी डेफिनेशन है तो इसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं? सेफ्टी बेसिकली आपका जो चीज़ इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं फूड में वो किस तरह से वो किस क्वालिटी की हैं, उसको आपने किस तरीके से रखा हुआ है। अगर मीट है तो उसको आपने किस टेम्परेचर पे रखा हुआ है। हुँ। हो सकता है आपका मीट बहुत अच्छा हो लेकिन आपने उसको प्रॉपर स्टोरेज टेम्परेचर नहीं दिया है तो वो उसकी सेफ्टी जो है ना वो ख़राब हो गई तो वो फिर आगे जो है कोई प्रॉब्लम जो है ना वो क्रिएट कर सकता है। इसी तरीके से हाइजीन है, आपने हाइजीन मेंटेन नहीं की, आपने हैंड वॉश नहीं किए या कोई आपने पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं किया, तो उसकी वजह से कंटेमिनेशन हो सकती है। तीसरी जो आपने बात की हेल्दी फूड, तो हेल्दी फूड तो वो है कि आप जो आपका जो रॉ मटेरियल और जो ओवरऑल जो आपकी चीज़ बन रही है, वो आपका उसमें हेल्दी के हवाले से जो चीज़ें हैं उसमें पूरी हैं नहीं है और किस मेयार की हैं तो वो ओवरऑल। यानी कि अगर रॉ मटेरियल में जो चीज़ें बन रही हैं अगर हम उसकी बात करें तो जी। उसके अंदर जो लेबल पे चीज़ें लिखी हुई होती हैं उसकी बात कर रहे हैं आप? जो हम पढ़ते हैं ना कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, ये हेल्थ के ज़िम्रे में आती हैं? जो चीज़ उसमें इस्तेमाल हो रही है मिसाल के तौर पे कि अगर उसके अंदर ऑयल इस्तेमाल हो रहा है तो वो अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल हो रहा हो। ओके। इसके अंदर जो और मज़ीद जो रॉ स्पाइसेस मटेरियल वगैरह। स्पाइसेस हो रही हैं तो वो ओवरऑल फिर ये आपके उसमें आता है। ठीक है। अच्छा दानिश, आपने बताया कि आप सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को हेड करते हैं और आपकी जो फील्ड विज़िट्स होते हैं, जी। क्या होते हैं ये फील्ड विज़िट्स और कहाँ जाते हैं आप लोग? बेसिकली हमारा इस तरह से होता है कि जो है एक दिन पहले हमारी जो टीम्स होती हैं वो हम आपस में ये करते हैं कि ये एरिया अभी अनकवर है, इस काफ़ी टाइम हो गया इधर विज़िट नहीं हुआ। तो हमारी टीम जो है ना वो वहाँ पे उस एरिया को पहले वो करती है, वहाँ पे हम इंस्पेक्शन करते हैं। उसके बाद जो है ना जो हमारे पास एक जो एसओपीज़ होती हैं सिंध फूड अथॉरिटी की उसके मुताबिक हम चेक करने के बाद हम उसमें देखते हैं कि वो किस क्राइटेरिया में वो आ रहा है कि 60%, 70%, 80%, उस हिसाब से फिर हम जो है ना जो भी उस पे एक्शन लेते हैं। कुछ चीज़ों पे हम बहुत ज़्यादा वो करते हैं, सख्ती करते हैं कि आप कह लें कि कोई एक्सपायर चीज़ ना हो, किसी किस्म की अडल्ट्रेशन ना हो या कोई ऐसी कोई रॉ मटेरियल ना इस्तेमाल हो रहा हो कि जिसकी वजह से आपको जो है ना वो डायरेक्टली जो है ना आपकी जो कंज्यूमर है उसकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट हो सकता है या फूड बॉर्न इलनेस जो है ना वो हो सकता है। तो उसमें फिर हम जो है ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, जो मैक्सिमम हम जो हमारे जो एक्ट में जो पावर्स दी हुई हैं उसको फिर हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर हम इसको इस तरह से समझें या हम किसी मिसाल के तौर पर अगर आप लोग जाते हैं और मीट के सेक्शन है या कोई गोश्त की दुकान जी। है, तो उसके लिए आपकी क्या लाहे-अमल होता है? पूरा क्या प्रोसेस होता है? निकलने से लेके उस तक का बताएँ मुझे। क्या-क्या चीज़ें आप लोग चेक कर रहे होते हैं? बेसिकली जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया कि 3 चीज़ों पे हम बड़ा फ़ोकस करते हैं जब हम किसी भी प्रीमिसेस में जाते हैं, कि जो बंदा जो मीट बना रहा है उसकी पर्सनल हाइजीन कैसी है? आया उसने
नाखून जो है उसके कटे हुए नहीं कटे हुए, उसके उसने जो कपड़े पहने हुए हैं वो किस तरह के पहने हुए हैं। उसके बाद फिर हम जो ओवरऑल जो इन्वायरमेंटल हाइजीन होती है कि जो शॉप जो है अगर वो उसकी ओवरऑल कंडीशन क्या है, वहाँ पे मक्खियाँ हैं या किस तरह की वो चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। फिर जो मीट है इन दी एंड हम उसको देखते हैं कि जो है ना उसकी क्या कंडीशन है कि वो किस टेम्परेचर पे उन्होंने स्टोर किया हुआ है या किस तरीके से रखा हुआ है। तो वो ओवरऑल फिर हम देखते हैं, उसके बाद फिर हम ये तो तरीके क्या से। बेहतरीन प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए जो आप ऑब्जर्व करते हैं और क्या होती हैं? मीट की मिसाल के तौर पर हमने एक एग्जांपल ले ली कि हम मीट शॉप पे गए, तो वहाँ से वहाँ पर जाने से पहले से हुँ। लेकर और एक पूरा जो आपका फील्ड विजिट है, मैं चाहूँगी कि आप ऑडियंस को इसके बारे में बताएँगे, एसएफए किस तरह से परफॉर्म करता है वहाँ पर? बेसिकली उसका तरीक़ेकार ये होता है कि हम जिस भी सेक्टर में जाते हैं तो उसकी हमारे पास डिफरेंट एसओपीज़ हैं। अब अगर हम मीट के उसमें जा रहे हैं तो सबसे पहले हम जो मीट की एसओपी है वो जो हमारा कंसर्न फूड सेफ्टी ऑफिसर है वो उसके पास होगी। वो उस प्रीमिसेस में जाएगा, तो उस एसओपीज़ के मुताबिक वो सारी चीज़ें जो है ना उसको चेक करेगा, जिसमें जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे आपका एनवायरमेंटल हाइजीन, सबसे पहले वो जाके देखेगा कि ओवरऑल जो शॉप है उसकी क्या कंडीशन है, उसकी हाइजीन का लेवल क्या है। इसके अलावा जो वहाँ पे यूटेंसिल्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो आपका किस तरह के हैं, उसमें वो रस्टेड तो नहीं है, मतलब ज़ंग तो नहीं लगा हुआ उसके अंदर। वो आपका फूड ग्रेड जो है ना वो उसके मटेरियल के होने चाहिए स्टेनलेस स्टील के। तो वो सारी चीज़ें चेक करेगा। उसके बाद फिर जो है वो आएगा पर्सनल हाइजीन के ऊपर। जो वर्कर जो बना रहा है, जो गोश्त बना रहा है, उसकी क्या कंडीशन है। वो नाख़ून उसके कटे हुए नहीं कटे हुए हैं, जो कपड़े उसने पहने हुए हैं वो साफ़-सुथरे हैं, नहीं हैं। इसके अलावा जो उसने जो आपका फूड हैंडलर्स के हमारे 6 टेस्ट होते हैं, तो वो उसने जो टेस्ट हैं वो करवाए हुए हैं, नहीं करवाए हुए हैं। ऐसा ना हो कि खुदा ना ख़ास्ता उसको कोई डिज़ीज़ हो, कट लगा हुआ हो हाथ में और वो जो है ना वो मीट में वो ट्रांसमिट हो जाए, उसके बाद फिर जो है वो आपका कोई मसला आगे बने। फिर इसके अलावा जो लास्ट है वो फूड हाइजीन है। जो आपका जो ओवरऑल जो मीट है वो किस कंडीशन में वहाँ पे रखा हुआ है। हुँ। वो उन्होंने कवर्ड करके रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ, वो कब से रखा हुआ है, किस तरीके से वो किस उसमें आया है, टेम्परेचर क्या है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें फिर उनके अक्सर जो है ना अंदर वहाँ पे फ्रीज़र्स होते हैं, उस फ्रीज़र्स की क्या कंडीशन है। हुँ। तो ये सारी चीज़ें फिर हम देखते तो हैं वहाँ पे। फ्रीज़र्स का होना एसओपी के मुताबिक सही है दुकान पे? फ्रीज़र्स का होने में मसला नहीं है, लेकिन अमूमन जो हम देखते हैं ना तो वो फ्रीज़र्स ऑन नहीं होते। उन्होंने वो बर्फ़ रखी हुई होती है उसके अंदर, हुँ, तो हुँ। वो प्रॉपर्ली टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता। तो अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता तो फिर जो है वो मीट ख़राब होने का हो सकता है, तो वो उसमें मसला है। अगर प्रॉपर्ली अगर टेम्परेचर स्टोर करके रखा हुआ है फिर तो रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जब आपने एक विज़िट किया एक मीट शॉप पे और आपने जी। देखा कि वहाँ पर कुछ एसओपीज़ फ़ॉलो हो रही हैं और कुछ नहीं हो रही हैं, तो फिर आपका क्या रिएक्शन होता है और किस तरह का आप उस पे करते हैं? चार्जेज़ होते हैं, फ़ाइन होता है, क्या होता है? बेसिकली जब हमारी जो चेकलिस्ट होती है, जब वो फूड सेफ्टी ऑफिसर जो कंसर्न होता है, जब वो फिल कर रहा होता है, तो वो उस हिसाब से फिर जब कंप्लीट हो जाता है, तो वो परसेंटेज हम उस पे देखते हैं कि क्या अच्छा। है, ये किस परसेंटेज पे आ रहा है। फिर दूसरा हम ये देखते हैं कि जो रिस्क फैक्टर है, वो कौन-सा है कि हो सकता है कि जो है ना, वो सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन उसका मीट ही ख़राब था। तो उस सूरत हुँ। में हम ये नहीं बोलेंगे कि ये 5% मसला है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट मसला है कि उस सूरत में हम मैक्सिमम एक्शन लेंगे। तो वो सारी चीज़ें फिर हम जब वो करते हैं कॉन्क्लूड, तो उसके बाद फिर जो है ना हम उसके हिसाब से एक्शन लेते हैं। उसमें जो है आपका इम्प्रूवमेंट नोटिस भी हम कभी सर्व करते हैं, सिर्फ अगर कुछ माइनर इश्यूज़ हैं तो हम उसमें इम्प्रूवमेंट नोटिस देते हैं। उनको बता देते हैं कि ये चीज़ें आप ठीक कर लें, विदिन 7 डेज़ या 15 डेज़ बाद दोबारा फ़ॉलो-अप विज़िट होगा तो हम इन चीज़ों को दोबारा से हम देखेंगे। उसके अलावा उसमें ये भी हो सकता है कि हम जो है ना वो एक माइनर हम उसमें कोई फ़ाइन कर देते हैं, या कोई उसके ऊपर जो उनकी जो ऑफेंसेस होते हैं उसके हिसाब से कोई हम फ़ाइन कर दें। और अगर कोई बहुत ज़्यादा कोई कंडीशन ख़राब हो तो उस सूरत में अगर मीट ख़राब है या कुछ चीज़ है तो फिर हम चीज़ें डिस्कार्ड भी करवाते हैं, और जो प्रीमिसेस है उसको हम आर्ज़ी तौर पे उसकी प्रोडक्शन को भी बंद करते हैं कि अभी आप फ़िलहाल पहले आप हमारे पास एफ़िडेविट जमा कराएँ, वो सारी चीज़ें फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी करें, उसके बाद फिर दोबारा से वो खुलती है। बेहतरीन। हुँ। तो आप लोग ये देखें कि हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है अगर मैं आवाम के हिसाब से बात करूँ, तो हमें लगता है कि बस हम जाते हैं और ख़रीद लेते हैं गोश्त और हम ये देखते हैं कि शायद गोश्त ताज़ा है। मैं इसी हवाले से दानिश से एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि आम कंज़्यूमर का आपने इसके बारे में क्या बिहेवियर देखा है? जैसे कि हम सिर्फ़ ये देखते हैं कि ताज़ा ज़िबा किया हुआ है, वो हमें लगता है कि बेहतर है। ऐसा ही है? इसमें एक तो जो ऑडियंस है वो अगर जाए तो ये ज़रूर देखे कि जो आपका जो अप्रूव जो आपके स्टैम्प लगी हुई नहीं लगी हुई, इन चीज़ का ज़रूर ख़्याल रखें, क्योंकि अगर स्लॉटर हाउस से प्रॉपर्ली स्लॉट होके आ रहा है तो वो स्टैम्प लगी हुई होगी, क्योंकि वहाँ पे फिर वेटनरी डॉक्टर्स वगैरह होते हैं,
तो वो चेक करके फिर निकलता है। तो इस चीज़ का लाज़मी ख़्याल रखें। बाकी जो फ़िज़िकल है वो कलर वगैरह से भी जो है ना हम उसको देख सकते हैं। हुँ, और हमें भी देखना होता है पर्सनल हाइजीन या प्रेमिसेस हाइजीन को एज़ अ आप इस कंज्यूमर। सूरत में मेरी थोड़ी-सी ये रिक्वेस्ट भी थी कि जो है ना वो थोड़ा-सा हमें जो है ना चीज़ें फूड अथॉरिटी को हमारा कंप्लेंट सेल है, उसमें चीज़ें जो है ना वो आप हमारे साथ शेयर करें कि कहीं पे भी अगर ऐसी कोई चीज़ देखें तो फूड अथॉरिटी को फ़ौरन बताएँ। इंशाल्लाह हमारी जो टीम है वो जो है ना क्विक रिस्पॉन्स जो है ना उस पे वो करती है और वो उस पे हम एक्शन लेंगे। काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू चल रही है हमारी, और दानिश हमें बहुत ही अच्छी मालूमात फ़राहम कर रहे हैं फूड सेफ्टी और हाइजीन के हवाले से। गुफ्तगू के इसी सिलसिले को जारी रखेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। अच्छा, अच्छा दानिश, आप मुझे ये बताएं कि जब आप जाते हैं मीट शॉप पे, क्योंकि हमने एक मीट ही की एग्जांपल अभी ली हुई है तो हम उसी को साथ लेके चलेंगे, कि जब आप मीट शॉप पे जाते हैं तो शॉपकीपर का क्या रद्द अमल होता है इस हवाले से? वो आपको पता है यहाँ का जो एक कल्चर है वो हम्म। सबसे पहले तो वो बोलता है भाई आप हम्म। यहाँ क्या करने आए हैं? फिर उनको हम लेकिन ये है कि फूड अथॉरिटी का एक अच्छी बात ये है कि जितने लोग वहाँ पे जो स्टाफ जाता है काम करने वाला, वो आया जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है वो फूड टेक्नोलॉजिस्ट होता है, या तो उसकी एमएससी होगी फूड साइंस में या एमफिल होगी, तो वो पढ़े लिखे होते हैं। तो वो उनको समझाते हैं कि हम आपकी बेहतरी के लिए आए हैं, भलाई के लिए आए हैं और हमारा ये मकसद है, आप ये चीज़ें इम्प्रूव करें और ये चीज़ें आप इम्प्रूव करेंगे तो ज़ाहिर है आपका जो कस्टमर है उसका भी एक सेटिस्फेक्शन लेवल जो है ना वो बढ़ेगा और आपकी जो है ना ये चीज़ें अच्छी होंगी। तो उसकी वजह से जो है ना हमें फिर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अच्छा रिस्पॉन्स जी। मिलता है, ठीक है। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि आपके फील्ड ऑफिसर्स जो कि इसी डिग्री उन्होंने ली हुई जी। होती है और वो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, तो वो उनको गाइड करते हैं जी। और उनको ये बताते हैं कि ये आपकी भलाई के लिए है। बेसिकली हमारा मकसद ये है कि इससे पहले एक कल्चर था कि फूड इंस्पेक्टर होते थे, तो वो लाइक बिहेव करते थे जिस तरह दूसरे पुलिस वगैरह या इस तरह से करते हैं। तो हमारा जो बेसिक मकसद है वो हम जाते हैं इम्प्रूव करवाने के लिए। तो हम ये बताते हैं कि हम आपकी बेहतरी के लिए आए हैं और हम ये चीज़ें आपकी अगर आप ये चीज़ें इम्प्रूव करेंगे तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फिर हमें जो है ना वो ऑफ़िस भी हमारे पास आ रहे होते हैं या कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं कि हमें बताएं कि ये चीज़ हम कर लें तो किस तरह से करें, तो वो हम उनको जो है ना वो चीज़ें गाइड गाइड कर कर रहे रहे हो। होते हैं। अच्छा, कोई ऐसी एग्जाम्पल है आपने देखा कि आप कहीं गए हों, आपने उनको गाइड किया हो, नोटिस दिए और अब उनका काम भी बेहतर हुआ है? कुछ इस तरह की एग्जाम्पल्स हैं? ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। मैं स्टार्ट किया था 2018 में जब मैं फूड अथॉरिटी में जॉइन किया था। तो उस वक्त का जो कल्चर था वो एक डिफरेंट था काफ़ी, कि लोगों को काफ़ी फूड सेफ्टी के बारे में और इन चीज़ों के बारे में काफ़ी लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो वो फिर जब हमने काम किया टाइम टू टाइम ये वो चीज़ें वो हुई, फिर हमने पब्लिक अवेयरनेस के कैंपेन्स जो है ना स्टार्ट किए। एसोसिएशन के साथ मिलके काफ़ी हमने पब्लिक गैदरिंग्स वगैरह की। तो उसमें जो है जितने आपका रेस्टोरेंट एसोसिएशन हो गई, बेकर्स एसोसिएशन हो गई, उन सबको हमने बुलाया। फूड सेफ्टी जो लेवल 1 की ट्रेनिंग है उनको वहाँ पे दी। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि आहिस्ते-आहिस्ते रुझान जो है ना वो बढ़ना शुरू हुआ। स्पेशली अगर मैं बेकरी सेक्टर की बात करूँ तो वहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये होता था कि जो बंदा काम कर रहा है, जो जिसको वो उस्ताद कहते हैं, वो धोती पहन के काम कर रहा होता था और जो है वो हम जाते थे बड़ा हैरान होते थे कि जो है ना ये फिर आहिस्ते-आहिस्ते ये है कि वो चीज़ें चेंज हुई। फिर जो उनके जो यूटेंसिल्स होते थे वो आपका रस्टेड होते थे। फिर वो आहिस्ते-आहिस्ते हमने बताया कि ये फूड ग्रेड होने चाहिए, स्टेनलेस स्टील की होने चाहिए। तो वो आहिस्ते-आहिस्ते चीज़ें जो है ना काफ़ी जगहों पे इम्प्रूव हुई हैं। यानी कि अगर मैं इसको इस तरह से सम अप करूँ कि जहाँ-जहाँ फूड अथॉरिटी ने जाके विज़िट किया है, हुँ। वो उन इस मकसद के तहत नहीं था कि जाकर उनको चालान किया जाए या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए, बल्कि पहले फ़ेज़ में अवेयरनेस दी जाए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी गलतियाँ या बहुत सारी ऐसी अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस की अगर मैं बात करूँ, जो हम देखते हैं तो हमें ये लगता है कि ये सिर्फ़ अवेयरनेस ना होने की वजह से है, उसमें किसी और किस्म का कोई एक्सपेंस शामिल नहीं है। मैं इसी हवाले से दानिश से एक अगला सवाल करूँगी कि जो हमारे फूड बिज़नेस ऑपरेटर्स होते हैं, जो हमारे दुकानदार हैं या जो कारोबारी हज़रात हैं, जिनका फूड से बिज़नेस जो कर रहे हैं फूड का, उनका एक ये बड़ा मैंने देखा है कि उनका इस बात पे गिला भी होता है कि
अब एसओपीज़ अगर हमने फॉलो करनी है तो उसके लिए बहुत एक्सपेंस चाहिए होता है, हमें लेबर ज़्यादा चाहिए है। अगर आपने लेबर की सफाई को मेंटेन करना है तो वो भी एक खर्चा है, प्रेमिसेस की सफाई को मेंटेन करना है तो वो भी एक खर्चा है, हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है। तो उस हवाले से आप बताएं कि क्या मुश्किल एसओपीज़ होती हैं, क्या होता है? बेसिकली जो हमारी एसओपीज़ हैं वो हमने ऐसा नहीं है कि हमने जो जैसे इंटरनेशनल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उन्हीं को देखते हुए, लेकिन मिनिमम साइड पे हमने वो किया है कि जो यहाँ पे अडॉप्ट हो सकती हैं, और उसको बड़े सादे लफ्ज़ों में हमने उर्दू में, सिंधी में हमने जो है ना उसको ट्रांसलेट करके किया है, ताकि किसी को जो है ना अभी ये इनिशियल फेज़ पे ये मुश्किलात ना हो कि ये बहुत कोई टफ़ एसओपी है। तो हमने उसमें जो है ना सारी बेसिक बेसिक चीज़ें रखी हैं। तो अगर सफाई वैसी निफ्स ईमान है, हुँ। तो अगर आप इस चीज़ को अगर वैसे ही अगर आप अपने उसमें वो करेंगे तो आपके रिस्क में भी बरकत होगी और सारी चीज़ें वो होंगी। तो मेरे ख़्याल में इसमें जो है ना सिर्फ़ आपकी थोड़ी-सी जो है ना खर्चे की ज़रूरत नहीं है, अगर सिर्फ़ आप अपना उसमें वो लगाएँ, नियत है शायद या नियत, हाँ, इंटेंशंस हैं, तो हाँ। वो अगर आप करें तो वो आपकी चीज़ें हो सकती हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी मिसाल मौजूद हैं, जिन्होंने अपने फैक्ट्री में जो है ना ये एसओपी वो कर दी कि जो है ना अगर कोई लेबर आएगी तो उसके नाखून कटे होने चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। एक चेक पॉइंट उन्होंने लगा दिया कि स्टार्टिंग में जो है ना ये चीज़ें चेक होंगी। हुँ। तो शुरू में उनको स्टार्ट में मुश्किलात हुई, उसके बाद फिर ओवरऑल उनको वर्कर्स को पता चल गया कि ये चीज़ें अगर मैं करूँगा तो मैं यहाँ पे रह सकता हूँ, अदरवाइज़ जो है ना नहीं कर हुँ। सकता। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे जो है ना स्टार्टिंग में काफ़ी मुश्किलात हुई, काफ़ी लोग इस वजह से भाग गए कि जो है ना हम कहीं और काम कर लेंगे। लेकिन जो है ना वो फिर जब एक दफ़ा एसओपी बन गई तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दानिश, मुझे ये बताएँ कि अगर मुझे कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है? मुझे क्या लाइसेंस वगैरह भी लेना होगा? रजिस्ट्रेशन होती है, इसका क्या प्रोसीजर होता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये हमारा जो सिंध फूड अथॉरिटी का एक्ट है वो सेक्शन 19 वो ये कहता है कि आपको मैंडेटरी है कि कोई भी आप बिज़नेस फूड का कोई भी बिज़नेस करें तो उसके लिए मैंडेटरी है कि आपको सिंध फूड अथॉरिटी से लाइसेंस लेना होगा। हुँ। तो उसके लिए हमारा बहुत सिंपल है, वेबसाइट पे भी हमारी सारे फॉर्म्स वगैरह सारे मौजूद हैं। तो वो आप सिंपली लाइसेंस अप्लाई करें, जो हमारी टीम्स जाती हैं वो भी वहाँ जाके उनको गाइड करती हैं कि हम उनको चालान देते हैं कि जो है ना आपकी जो फ़ीस है वो इतनी बनती है, वो फ़ीस जमा करते हैं। उसके अलावा जो हम उनको एसओपी देते हैं, ये चीज़ें आपको मेंटेन रखनी होगी जब भी आपको ये बिज़नेस करना है, और ये डॉक्यूमेंट्स के साथ हमारे ऑफ़िस में वो सबमिट कराते हैं। उसके बाद जो हमारा जो कंसर्न जो वहाँ का फूड सेफ्टी ऑफ़िसर होता है, वो विज़िट करता है, वो उस रिपोर्ट की बेसिस पे फिर हम उसको लाइसेंस इश्यू करते हैं। दानिश, मुझे ये बताएँ कि लाइसेंसिंग की अभी हम बात हुँ। कर रहे थे, जब आप विज़िट पे जाते हैं तो क्या एफबीओज़ के पास लाइसेंस ऑलरेडी मौजूद होते हैं, या आपके जाने के बाद उनको इस बात की अवेयरनेस मिलती है कि हमें लाइसेंस बनवाना है? अ, इसमें ये है कि अब टाइम टू टाइम ये चीज़ें अवेयरनेस जो है ना वो लोगों तक पहुंच रही है कि लाइसेंस जो है ना मैंडेटरी है, तो वो खुद भी वो अप्लाई कर रहे हैं। और इसके अलावा कब अक्सर ऐसा भी होता है कि हमारी टीम जाती है तो उनको जाके वो गाइड करती है कि जो है ना वो आप लाइसेंस जो है ना वो इस तरीके से आप उसको अप्लाई करें, तो वो हम दोनों चीज़ उसमें करते हैं। लेकिन वैसे लाइसेंस के लिए ना उनको खुद से जब भी ज़ाहिर है फूड का जब बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो लाइसेंस अप्लाई करें। तो लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तब हमारी टीम जाती है तो वो उनको लाइसेंस के चालान देती है और उनको सारी चीज़ें गाइड करके आती है, तो वो लाइसेंस अप्लाई करते हैं। इसके हवाले से अभी हमारी जो करंट अभी हम एक चीज़ पे ऐप बना रहे हैं, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो उसके बाद हमें आसानी ये होगी कि जो है ना जो हमें भी आसानी होगी और फूड बिज़नेस के लिए भी बहुत आसानी होगी कि वो ऑनलाइन जो है ना वो लाइसेंस अप्लाई कर सकता है, और उसको ऑनलाइन जो है ना वो जैसे ही वो लाइसेंस अप्लाई करेगा विदिन 3 डेज़ उसको लाइसेंस जो है ना मिल जाएगा। तो ये एक ही दफ़ा लाइसेंस होता है, वन टाइम है, लाइफ टाइम है, क्या होता है इसका प्रोसीजर? लाइसेंस जो हमारा होता है वो 1 साल की उसकी वैलिडिटी होती है। हुँ। उसके बाद जो है ना उसको ज़ाहिर है जो फर्स्ट टाइम जो फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो दोबारा से नहीं करनी होती, सिर्फ़ उसको फ़ीस जो है ना वो 1 साल बाद दोबारा पे करनी होती है। सही, सही। और जब फर्स्ट टाइम जो फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं तो लाइसेंस में क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं हमें? वो बहुत ज़्यादा बेसिक्स ही हैं आपका, जैसे जो प्रॉपर्टी है उसके डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, जो अगर रेंट की जगह रेंट एग्रीमेंट हो गया। इसी तरीके से जो ऑनर है या जो वहाँ पे जिसके नाम पे लाइसेंस अप्लाई हो रहा है, सीएनआईसी चाहिए होगा। उसके अलावा बैंक का चालान चाहिए होगा, यूटिलिटी कोई सा भी बिल चाहिए होगा, और जो फूड हैंडलर्स हैं उनके टेस्ट रिपोर्ट चाहिए होंगी। अच्छा, और ये नहीं होता है कि मिसाल के तौर पर मैं एक इस तरीके का फूड बिज़नेस करना चाह रहा हूँ, तो प्रोडक्ट की कोई टेस्टिंग वग़ैरह नहीं होती है? प्रोडक्ट के हवाले से अभी हमने इनिशियली स्टार्ट किया है फूड प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन। अच्छा। पहले हमारी प्रीमिसेस की वो होती है, रजिस्ट्रेशन होती है। जब ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जो उसके नंबर ऑफ़ जितने प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए जो है ना हम जो है ना वो भी फिर वो हमारे पास अप्लाई करते हैं कि इतने हमारे प्रोडक्ट्स हैं। फिर हमारी जो है टीम है वो रैंडम सैंपलिंग करती है
वो हमारे लैब में जाके टेस्ट होते हैं, उसके बेसिस पे फिर हम जो है ना उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी रजिस्टर्ड करते हैं। वो इंडिविजुअल होती है, अगर एक कंपनी है अगर उनके 10 प्रोडक्ट्स हैं तो वो अलग-अलग रजिस्टर्ड होता है, ये उनके लिए है जो मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अच्छा, अगर जो पैक रिटेल प्रोडक्ट हैं हुँ, सिर्फ़ उनके लिए। सिर्फ़ उनके लिए। जी। और अगर कोई रिटेल में है, जनरल स्टोर है, वो तो सारी प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन वगैरह का नहीं, जनरल स्टोर हो गए या मार्ट्स वगैरह जो हो गए वो तो उनका अपना तो कोई प्रोडक्ट नहीं होता, वो किसी कंपनी का सेल कर रहा होता सही, है। सही। मार्ट के लिए जो हमारी एसओपी है ना वो एक जनरल जैसे हमारी होती है कि जो वेयर हाउस है उनका उन्होंने किस तरह से वहाँ पे हुँ, स्टोर किया हुआ है, उसकी क्या एसओपीज़ है। इसके अलावा जो है आपका जो ओवरऑल जो मार्ट है, जो शेल्फ है, वहाँ पे कोई एक्सपायर प्रोडक्ट नहीं रखा हुआ। अगर कोई चीज़ एक्सपायर हो जाए तो वो आप सेग्रीगेट अलग करें उसको और वहाँ पे लिख के लगाएं अपने अंदर वेयर हाउस में कि जो है ना ये रिटर्न की है या कुछ इस एक्सपायर तरह है की या एक्सपायर रिटर्न है। होनी है। जी, जी, तो सही, ये सही। सारी चीज़ों का फिर हम वो चेक करते हैं। अच्छा दानिश, अब मुझे थोड़ा-सा जो हमारा एक बहुत ही पेन पॉइंट मैं कहूँगी कि घरों में ख़वातीन का भी ज़्यादा ये मसला होता है, दूध के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूँ, जो खुला दूध हमारे यहाँ आता है गवाले वाला, जी। उसको भी देखते हैं आप लोग? जी, जी, बिल्कुल देखते हैं। उस हवाले से हमारी जो टीम्स हैं, उनके पास हमेशा ऑन स्पॉट टेस्टिंग किट्स भी होती हैं। हुँ, तो वो जब भी जाते हैं हम शॉप पे भी टेस्ट करते हैं जाके और जो जो फार्म है वहाँ पे भी हम टेस्ट करते हैं। और इसके अलावा जो आपका ये जो जैसे टूल प्लाज़ा है, मुख्तलिफ़ जो जगहों से जहाँ से ये दूध गुज़रता है हुँ, गाड़ियों में, उनको भी चेक करते हैं। बेसिकली ये 3 टाइप्स हैं, एक रिटेलर है, एक होलसेलर है जो ये गाड़ियाँ जो आपकी आ रही होती हैं, उनको सही। होलसेलर कहते हैं इनकी ज़बान में। और तीसरा जो है ना ये फार्म होते हैं। तो हम तीनों जगहों पे जो है ना हमारी टीम जाती है और हम करते हैं। हमारी मोबाइल लैब भी है इस हवाले से, तो वो भी जाके ऑन स्पॉट हम जो है ना टेस्टिंग जो है ना वो करते हैं उस पे। अच्छा, तो आपने कैसा पाया है? पी सकते हैं हम ये दूध? अ, इस हवाले से हम जो है ना वो आपका रेगुलर बेसिस पे जो है ना हमारी वो टीम्स काम कर रही होती हैं और हम जो है ना चेक कर रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर देखा जाए तो कराची का जो दूध है वो अच्छा है दूध। आप जो है ना बिल्कुल आप पी सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आप खुला दूध ले रहे हैं तो उसको लाज़मी बॉयल करके इस्तेमाल करें। सही, सही। दूसरी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहूँगी जो ज़्यादातर हम लोग देख रहे होते हैं कि कन्फ्यूज़्ड होते हैं, मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ या अपनी जैसी और भी ख़वातीन की, कि खुला घी तेल, इसके बारे में आप क्या हमें गाइड करेंगे और आप लोग इस पे क्या प्रैक्टिस करते हैं? बैंड है या नहीं है? खुला तेल जो है वो आपका सिंध फूड अथॉरिटी की तरफ से बैन है और इस पे हम वक्तन फ़वक्तन जो है ना वो एक्शंस ले रहे होते हैं कि जो है ना ये, और हम अवेयरनेस भी दे रहे हैं उनको कि ये खुला तेल जो है आप नहीं करें। लेकिन ज़ाहिर है वो आपको पता है एक कल्चर और वो एक चीज़ सालों से चलती आ रही है, तो वो एकदम से जो है ना इम्प्लीमेंट कराना हमारे लिए भी थोड़ा सा वो इसमें इश्यूज़ होता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जितना जल्दी हम इसको इम्प्लीमेंट करवा सकें, उस पे हमारी टीम जो है ना वो काम कर रही है। क्यों है ये? खुला तेल बैंड क्यों है? असल में उसकी वजह ये है कि अब अगर खुला तेल अगर आप किसी दुकान पे गए, आपने तेल लिया, अब मुझे नहीं पता कि ये तेल कहाँ से आया है, किसने दिया है, उसके अंदर ट्रेसिबिलिटीज़ के इश्यूज़ हैं कि वो तेल कहाँ पे बनकर आया, पता ही नहीं है कि वो कोई पैकिंग ही नहीं है, सही है। उसके अलावा जब तेल खुला होता है तो उसमें ऑक्सीडेशन हो जाती है जिसकी वजह से फ्री फैटी एसिड और पर ऑक्साइड वैल्यू जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी अच्छा। वजह से जो आमतौर पे हम इसको सादा लफ्ज़ों में कहें कि आपका ये हार्ट डिजीज़ जो आपकी ये हो रही हैं, तो हुँ, उसमें एक फैक्टर ये भी है। और अगर लॉन्ग टर्म में जाएँ तो हम ये आपका कार्सिनोजेनिक भी हो सकता है कि कैंसर भी कॉज़ कर सकता है। खुला तो तेल। खुला तेल, तो इस सही। वजह से कोई ट्रेसिबिलिटी नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया। तो इस वजह से इसको हमने वो किया है कि आप जो भी चीज़ है प्रॉपर्ली पैक हो, ताकि अगर हम हमारी टीम भी जाए या आप भी जाएँ तो आपको पता हो कि ये फ़लानी कंपनी से आया है, तो हम उसको ट्रेस तो कर सकें, वहाँ जाके हम चेक करें। हुँ, क्योंकि जितने पैक कंपनीज़ हैं हम वहाँ पे हमारी टीम जाती हैं और हम उनको चेक करते हैं। तो उसकी फिर हम सारी ओवरऑल जो प्रीमिसेस है उसकी हाइजीन भी फिर हम देखते हैं, फिर जो प्रोडक्ट होती है वो भी देखते हैं। खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं है कि हम पैक प्रोडक्ट को हम कह रहे हैं कि वो उसमें कोई मसला नहीं हो सकता, मसला उसमें भी हो सकता है, लेकिन उसकी ट्रेसिबिलिटी हो सकती है। अगर कोई किसी बैच में मसला आया तो वो बैच हम रिकॉल करवा सकते हैं। हमारे सिंध फूड अथॉरिटी के हमारे एक्ट में हमारे पास पावर्स है कि जो है ना रिकॉल की प्रोसीजर, तो उसको फिर हम रिकॉल करते हैं और रिकॉल करने के बाद वो सारा जो बैच है उसको हम जो भी उसमें एसओपीज़ के मुताबिक हम एक्शन लेते हैं, उसको डिस्कार्ड करते हैं और जो फाइन्स वगैरह फिर हम उस पे एक्शन लेते हैं। सही, सही। तो नाज़रीन आप लोग ये देखें कि हम लोगों को ये लगता है कि खुला तेल या खुला घी जो हमारे घरों में इस्तेमाल हो रहा है, हम थोड़े से पैसे बचाने के लिए फ़िल वक़्त या फ़ौरी तौर पर तो हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उसकी दूर रस नताइज बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और मुज़िर सेहत हैं।
तो आप लोग जो भी चीज़ खरीदें वो ज़रूर ये देखें कि वो पैकेज्ड हो, उसके पीछे लिखा हुआ हो कि ये कहाँ से बन कर आ रहा है। दानिश, बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है आपके साथ और काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं जो तेल और दूध और मीट के हवाले से हमने ली है। सो गुफ्तगू के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, मुझे ये बताएं दानिश, आपने शुरू में गुफ्तगू में बात की थी फूड बॉर्न इलनेसेस की, क्या होती हैं और इसको आसान अल्फाज में समझाएंगे क्या होता है? बेसिकली फूड बॉर्न इलनेस उस तरीके से होता है कि अगर आपने कोई सेफ प्रैक्टिसेस इस्तेमाल नहीं की, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आपकी फूड सेफ्टी की होती हैं, तो उससे जो है ना आपका ये फूड बॉर्न इलनेस हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर रॉ मीट था, आपने प्रॉपर्ली कुक नहीं किया या उसको प्रॉपर्ली टेम्परेचर पे स्टोर नहीं किया या उसको थॉइंग कर रहे थे जब आप ये डीप फ्रीज़र से डीप फ्रीज़ करते हैं, तो आपने उसको प्रॉपर्ली नहीं किया और उसको कुक कर दिया, तो इन सब चीज़ों से जो है ना वो आपका ये फूड बॉर्न इलनेस हो सकता है। उसमें जो जैसे बीमारियां हैं, आपका ये डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गई, ये इस टाइप की चीज़ें। अच्छा, अक्सर हमें ऐसी चीज़ें खाना खाते हैं हो रही होती है तो और हमें पता भी नहीं होता कि ये जो है ना इस वजह से हुई हैं, तो इससे अक्सर जो है ना ये चीज़ें इस वजह से हमारा होती जो हैं। बेसिकली दानिश, मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगी कि जब हमें ऐसी कोई सिचुएशन होती है ना कि डायरिया हो गया या कोई जी, चीज़ जी। है, तो हमारा ज़हन फ़ौरन ये जाता है कि बाहर का क्या खाया था। अब वो ये नहीं है कि ये घर पे हमें ये लगता है कि जो घर पे बना लिया है जी। वो सेफ़ है। ऐसा ही है? नहीं, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ऐसा। अच्छा। लेकिन ये है कि आम तौर पे जो होता ये है कि जैसे घर पे भी हो सकती है ये चीज़ और बाहर भी हो सकती है ना। अगर आपने कोई ऐसी कोई चीज़ कर ली, अगर आपने मीट था, अगर वो स्टोर से प्रॉपर्ली नहीं किया हुआ था या अगर आपने हाथ जो है ना आपके साफ़ नहीं थे या जो है ना आपने जो मीट बनाया वो जिस टेम्परेचर पे उसको कुक होना चाहिए था उस टेम्परेचर पे नहीं किया, वो थोड़ा-सा वो कच्चा रह गया। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी वो हो सकता है और ये घर में भी मुमकिन है और ये बाहर भी मुमकिन है। तो तो इसको फूड बाकी बॉर्न हाँ। इलनेसेस कहते हैं, जो हमारी जो चीज़ हम बना रहे हैं या खा रहे हैं डायरेक्ट उस प्रोडक्ट की वजह से। उस प्रोडक्ट की वजह से उसकी आपने प्रॉपर्ली आपने उसकी हैंडलिंग। हैंडलिंग जो है आपकी फूड की जो जी। प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस, उसको आपने अडॉप्ट नहीं किया, उसकी वजह से फिर जो है ना ये चीज़ें हो सकती हैं। एज ए कंज्यूमर हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने घर में हाथ धो के खाना पका लिया और उसको सही पका लिया तो वो उसपे सारे जरासीम मर गए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि जहाँ से ये प्रोडक्ट आ रही है वो अगर वहाँ ही उसकी सफाई और हाइजीन का ख्याल नहीं रखा गया है तो कुछ ऐसे जरासीम और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पकने के बाद भी ख़त्म नहीं होती हैं और वो उस प्रोडक्ट में रह जाती हैं। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप मीट मिसाल के तौर पे गोश्त लेकर आए आप घर पे, वो गोश्त बाहर से ही आप लेकर आए थे, ख़राब था, आपको नहीं पता, आपने वो बना लिया। या अगर आपने जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो पानी जो है ना वो अच्छा नहीं है, उससे आप वॉश कर रहे हैं, तो वही कंटेमिनेटेड है, ज़ाहिर है वो फिर जो है आपके प्रोडक्ट में फिर जाएगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये सारी चीज़ें इश्यूज़ हो सकता है। सही, सही। हम लोग, एक आपने बात की थी कि जब आप ऑपरेशंस पे जाते हैं तो आपके ऑफिसर्स हैं वो हाईली क्वालिफाइड हैं और उनको ये भी अंदाज़ा है कि हमें वेंडर से या दुकानदारों से कैसे बात करनी है, उनको गाइड भी करना है। जी, और आपने बताया कि वो अच्छा आपके साथ कोऑपरेट करते हैं। जी। आपको कभी चैलेंजेस का भी सामना पेश करना पड़ा? बेसिकली देखिए 2 साइड है हमारी। एक तो हमारी टीम डेली रूटीन में जैसे फील्ड विज़िट्स कर रही हैं, हमें हुँ। पता है आज हमने ये एरिया, कोई एरिया मिसाल के तौर पे एबीसी एरिया हमने सिलेक्ट किया, वहाँ पे हमने काम किया, तो वो तो नॉर्मल है, हम इंस्पेक्शन करते हैं, फिर उन्हीं की हम फॉलो अप विज़िट्स वगैरह करते हैं। अच्छा, एक साइड हमारी ये है कि जो हमें कोई कंप्लेन रिसीव हुई है या हमें कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली है, हमारी एक टीम है विजिलेंस की टीम, तो वो 24/7 जो है ना वो इन्हीं चीज़ों पे काम कर रही होती हैं। वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही होती हैं कि कहीं पे कोई ऐसी चीज़ बन रही है या कहीं पे कोई ऐसी जगह पे बन रही है जो अडल्ट्रेशन जहाँ पे हो रही हो। तो वो इन्फॉर्मेशन जब हमें मिलती है तो हमें पूरा उसका डाटा आता है कि ये इस टाइम से इस टाइम तक बन रही है। जैसे कि एक दफ़ा मैंने जो है ना आपका टीम के साथ उस पे ऑपरेशन किया था, तो वो एक कब्रिस्तान था। उस कब्रिस्तान के बीच में जो है ना वो होता ये था कि ये जो आपके ये भैंस के जो बच्चे होते हैं जिसको हम जो है ना कट्टा कहते हैं, हुँ। तो वो बेसिकली आपका ये जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो इल्लीगल है काटना उनको। तो वो करते ये थे कि आपका एक भैंस कॉलोनी के एरिया से वहाँ से वो ट्रक में लोड करते थे और उस जगह पे जो है ना वो आपका रात के 2-3 बजे कब्रिस्तान के बीच में वहाँ पे उन्होंने एक जगह बनाई हुई थी स्लॉटर हाउस टाइप का। वहाँ पे जो है वो उसको 2 दिन का बच्चा था, 1 दिन का बच्चा, उसको वहाँ पे वो ज़बह करते थे। तो इस टाइप की चीज़ें भी हमने की हैं और ये
मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था जब मैं गया वहाँ पे कि देख के बड़ा जो है ना मतलब रोना सा आ रहा था कि जो है ना इतने छोटे-छोटे बच्चे जो अभी ठीक से साँस भी नहीं ले पा रहे हैं, उनको जो है ना वो ज़बह कर रहे थे वहाँ पे। तो ये फिर करते क्या है? उस ज़िबा करने के बाद क्या होता है? किन लोगों को ये गोश्त जा रहा होता है और ये एक और थोड़ा-सा शॉकिंग आपके लिए शायद हो कि असल में जो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो बकरे की मुनासबत जो है ना वो आपका मिलते-जुलते होते हैं। तो उनका जो अच्छा। मीट होता है वो भी सॉफ्ट होता है और अगर साइज़ के हिसाब से भी देखें जो एक थोड़ा-सा अच्छा हेल्दी बकरा होगा तो वो उस हिसाब तो से वो वो लग उसका रहा जो होगा। गोश्त का जो रेशा होता है उससे जी, हम जज कर रहे तो होते हैं ना? जी, जी, तो वो उसको जो हमारी इन्फॉर्मेशन है फिर ये आपका ये बकरे के नाम पे जो है ना ये कोशिश करते हैं इसको सेल आउट करने की। तो इस टाइप की अगर कोई भी चीज़ होती है तो हम फिर अपनी मैक्सिमम एफ़र्ट करके उसको वो हम एफ़आईआर भी करते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास हम जो है ना इसको रिपोर्ट भी करते हैं और इसको हम परमानेंटली जो है ना इसको हम बंद करवाते हैं। इस टाइप की कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है फिर? जी, जी, बिल्कुल कार्रवाई होती है। हम मजिस्ट्रेट के पास भी हम रिपोर्ट करते हैं और इस पे फिर हम जो है ना जो मैक्सिमम जो एक्शन होता है वो उस पे हम लेते हैं। अच्छा इसके अलावा जो एक और चीज़ थी अगर यहाँ पे आवाम से भी रिक्वेस्ट है कि मैं अगर किसी घर पे रह रहा हूँ, मुझे नहीं पता मेरे बराबर वाला जो है वो अपने घर में अगर कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, तो वो फूड अथॉरिटी तक वो किस तरह उसकी रसाई होगी। जब तक अगर मैं नहीं बताऊँगा तो शायद मुमकिन ना हो। तो मेरा थोड़ा-सा ये था कि आवाम जो है हमारा थोड़ा-सा इस चीज़ में साथ दे कि जो उसके पास कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन हो कि फ़लानी जगह पे ये चीज़ एक्टिविटी हो रही है, तो वो फ़ौरन हमें रिपोर्ट करें ताकि हम जो है ना उस पे हम एक्शन लें। क्योंकि आप हमारी जो है ना आँखें और सारी चीज़ें आप हमें जब तक नहीं बताएँगे तब तक हमें ये चीज़ें मुश्किल होगी हमें वहाँ तक पहुँचने में। तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है जैसे अभी आपने ये सुना ये वाक़या और मेरा अभी खुद भी इतना इसको सुनकर एक दहल सा गया है मेरा दिल कि कब्रिस्तान में 1 दिन का और 2 दिन का जो गाय के बच्चे हैं उसको वहाँ पर ज़िबा करके और उसको बकरे की उसमें बेचा जा रहा है कि ये शायद बकरे का गोश्त है क्योंकि वो उससे काफ़ी मुमासलत रखता है। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने इर्द-गिर्द आँखें खुली रखें और देखें कि अगर आप कहीं पर भी कोई इस तरह की एक्टिविटी होते हुए देख रहे हैं, तो उसको ज़रूर रिपोर्ट करें। सिंध फूड अथॉरिटी का कंप्लेंट सेल है, इनकी वेबसाइट है, वहाँ पर जाएँ, फ़ोन नंबर्स मौजूद हैं। ज़रूर इस चीज़ की निशानदही करें क्योंकि अगर आपके इसको निशानदही करने से बहुत सारी जानें बच सकती हैं, बहुत सारे लोग बीमार होने से बच सकते हैं। जी दानिश, अभी हम बात कर रहे थे, हमने मीट पे बात की, दूध पे बात की। मुझे आप ये बताएं और ऑयल और घी पे भी बात की कि खुला तेल का इस्तेमाल हमें देखकर और उस तरह से करना चाहिए। हमारे घरों में एक और चीज़ का बहुत इस्तेमाल होता है जिसको हम मसाला जात कहते हैं, स्पाइसेस कहते हैं। उसके बगैर चाहे मीट हो या कोई भी आप खाना या सब्जी आप नहीं बना सकते। तो मसालों में भी होती है ये मिलावट या मसाले ठीक हैं? मिलावट तो ज़ाहिर है आपको पता है कि यहाँ पे इस तरह के लोग हमारे पास हर मौजूद हैं कि जो है ना 2 नंबर काम करने हुँ, से पीछे नहीं भागते। हुँ, हम उनके पीछे होते हैं वो लेकिन जो है ना वो फिर जो है ना वो जगहें चेंज करते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें वो आए दिन ये हमारा चलता रहता है चोर पुलिस वाला। सही है। तो उस पे हम जब भी हमने एक्शंस लिए हैं अगर मसालों पे अगर हमारे पास 1-2 हमारे पास इन्फॉर्मेशन कुछ आई थी हमारे पास, तो उस पे हमने वो किया था तो हमें जो मसालों पे जो अडल्ट्रेशन मिली थी, अक्सर ऐसा होता है कि जो ये मसाले को वेट बढ़ाने के लिए वो करते हैं, तो इसमें ये जो आपका लकड़ी का बुरादा होता है, वो डालते हैं हुँ, या जो आपका ये जो चोकर जो आप शायद आपको याद हो बकरीद पे जो हम बकरों को खिलाते हैं हाँ, चोकर हाँ, जो एक हाँ। तो वो उसके अंदर ऐड होती है। इसके अलावा जो है आपका ये जो टेक्सटाइल कलर होता है, कपड़े अच्छा, रंगने वाला, ओहो! वो डालते हैं, फिर फ्लेवर्स वगैरह डाल के वो उसको इस तरीके से बना देते हैं कि वो जब फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा तो आपको नहीं पता चलेगा कि जो है ना इसके अंदर ये चीज़ें मिली हुई हैं। तो वो हम जब गए तो एक जगह पे ऐसा हुआ कि मैं वहाँ पे गया तो मैं जो उनकी बोरियाँ थी मैं वो काउंट करवा रहा था कि मैंने बोला आप काउंट करो कि यहाँ पे लाल मिर्च की कितनी बोरियाँ हैं और बाकी चीज़ें कितनी हैं। तो वो लाल मिर्च की कुछ 6-7 बोरियाँ मुझे मिली और ओवरऑल जो है ना 50 प्लस जो बोरियाँ थी वहाँ पे वो दूसरी चीज़ों की थी जिसमें लकड़ी का बुरादा और ये चौकर ये सारी चीज़ें थी। तो उससे आप रेशियो का अंदाज़ा लगाएँ कि ये लाल मिर्च इसके अंदर उन्होंने कितनी डाली है और यानी कि दूसरी चीज़ें 7 बोरियाँ लाल मिर्च जी, की हैं जी। और बाकी 50 जी, बोरियाँ ये जो चौकर मिलावट जो मिलावट वाली वाली अशिया चीज़ें हैं हैं, उसकी हैं। उनकी हैं। अल्लाह खैर करे। तो तो ये आप लोग मुझे ये बताएँ कि फिर इसका क्या करते हैं और ये कहाँ मिलती हैं? इस सूरत पे हम जब भी इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो उस पे फिर वही जैसे मैंने बताया आपको कि हम मैक्सिमम जो है ना हम उस पे एक्शन लेते हैं जितनी ओवरऑल जितनी चीज़ें होती हैं जो ये मिलावट वाली चीज़ें
वो सारी हम उसको जो है ना ज़ब्त करते हैं और ज़ब्त करने के बाद हम ये सारी चीज़ें डिस्कार्ड करते हैं। दानिश, मुझे ये बताएं कि क्या खुले मसाले भी बैंड हैं? खुले मसाले भी बैन है, लेकिन जो है अब अगर आप ये थोड़ा-सा ये मुझे एक और आपसे बात करनी थी कि अगर आप मसाले लेने जा रहे हैं, अगर आप लाल मिर्च की मिसाल ले लें कि अगर वो रॉ फॉर्म में मौजूद है, जो ठीक। गोल गोल साबुत लाल मिर्च। जी, 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 जी। सही है। तो वो अगर रॉ फॉर्म में मौजूद है, अगर वो आपका वो गोल वाली ले लें या लंबी वाली जो आती है वो सही ले है। लें। तो रॉ फॉर्म में अगर वो 700-800 रुपए केजी, एक मिसाल दे रहा हूँ, और पीसी भी जो है वो 500 या 600 रुपए किलो है। तो इससे आप जो है ना, अगर जो लेने वाला कंज्यूमर है वो थोड़ा-सा खुद आँखें खोले कि एक चीज़ रॉ फॉर्म में अगर 800 रुपए किलो है, तो वो पीसी हुई 500 रुपए किस तरह हो सकती है? ऑब्वियसली वो ज़ाहिर-सी बात ज़्यादा है। होनी चाहिए तो बल्कि। जब वो उसकी जो है आपका ग्राइंडिंग होती है, इसके अलावा जब ओवरऑल जब वो पिसाई होती है, तो वो उसमें लॉस होती है, मिर्ची भी ज़ाया हाँ, होती है और का बिजली भी वेट कम होता है। हाँ, लेबर भी लगती है, फिर वो सारी चीज़ें, वो वेट 800 के बजाय 900 1000 पे जाना चाहिए। लेकिन जो है वो पैसे अगर कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ज़ाहिर है उसने कोई चीज़ मिलाई भी है। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा आवाम भी अगर कोई चीज़ ले तो वो इन चीज़ों का ख़्याल रखें। सही। जी, दानिश, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, हमारी मालूमात में बहुत अच्छा इज़ाफ़ा किया। मैं अपने ऑडियंस से ख़ुद भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो जो भी खाएँ, देख के ख़रीदें। और मैं चाहूँगी कि आप एज़ ए टेक्नोलॉजिस्ट या एक्सपर्ट, अगर मैं आपसे बात करूँ फूड के हवाले से, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे फूड बिज़नेस ऑपरेटर्स को और हमारे कंज्यूमर्स को? अ, इसमें ये है कि आपका एफबीओज़ हैं, जो फूड बिज़नेस ऑपरेटर्स हैं, वो हमारी जो एसओपीज़ हैं, उनका ख़्याल रखें। और वो बहुत बेसिक एसओपीज़ हैं। अगर आप का जो वर्कर है, जो आपकी जो जगह है, अगर उनकी आप सफाई-सुथराई का ख़्याल रखेंगे, तो इससे आपका ही बिज़नेस ग्रो होगा और आपकी जो कस्टमर हैं, वो देख के खुश होंगे कि आपका जो है ना किचन का इतना अच्छा एनवायरनमेंट मौजूद है। अभी एक और कल्चर आहिस्ते-आहिस्ते प्रमोट हो रहा है कि जो है ना आपका ये वो ग्लासेस लगे होते हैं और वो लोग खुद देख रहे होते हैं कि किचन में किस तरह से लोग काम कर रहे हैं, वो बाहर से ही जो है ना लोगों को नज़र आ रहा होता है। तो इस तरफ भी अब लोग जो है ना जा रहे हैं, क्योंकि इससे उनका बिज़नेस ग्रो होता है। उनको पता चल गया है कि अगर हाइजीन लेवल हम अच्छा रखेंगे, फूड सेफ्टी का ख़्याल रखेंगे, इससे हमारा बिज़नेस जो है ना ग्रो होगा। तो आने वाले दिनों में ये चीज़ें और वक़्तन फ़वक़्तन जो है ना इम्प्रूव होंगी और जो है ना ज़्यादा होंगी। तो इस तरफ आगे जो है ना वो आएँ। और बाकी जो आवाम है, उनसे थोड़ी रिक्वेस्ट ये थी कि जो है ना वो अपने आगे-पीछे, इर्द-गिर्द या कहीं पे भी अगर खाना खाने जाएँ, किसी किस्म की भी कोई शिकायत हो, तो वो फूड अथॉरिटी का 24/7 कंप्लेंट सेल है, वेबसाइट है, तो उस पे वो हमें कंप्लेन करें और विदिन जो है ना आपका घंटों में जो है ना उस पे एक्शन जो है ना आपको होता हुआ नज़र आएगा। सही। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया दानिश, आपने आज हमें जॉइन किया और बहुत सैर हासिल हमारी गुफ्तगू रही, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें अंदाज़ा हुआ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मैं इसी नोट के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो भी ख़रीदें और जो भी खाएँ, देख कर खाएँ, अपनी सेहत के हिसाब से खाएँ। आज अगर हम महंगाई की वजह से कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है या वो सस्ती है, लेकिन आप ये देखें कि उसके दूर नताइज कितने ज़्यादा हो सकते हैं, हमारी सेहत ख़राब हो सकती है, तो हमें इस चीज़ का ज़रूर ख़्याल रखना चाहिए। अगली किसी किस्त में दोबारा हम सिंध फूड अथॉरिटी के ही किसी नुमाइंदे के साथ किसी और टॉपिक पे बात करेंगे और आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।